मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, सेवानिवृत्त प्राचार्य। आज इस व्याख्यान में राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का एक विवेचन आपको प्रस्तुत करूंगा। आपका स्वागत है। राज्य की उत्पत्ति के 6 सिद्धांत बीए भाग 1 के सिलेबस में रखे गए हैं। सामान्य रूप में हम पुस्तकों में इन 6 सिद्धांतों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति सिद्धांत, तीसरा आर्थिक सिद्धांत, चौथा मातृपितृ सत्तात्मक सिद्धांत और पांचवा सामाजिक समझौता सिद्धांत और छठवां है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसी एक विचारक ने नहीं किया है। इसके विचारक विभिन्न प्रकार के जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ करता है। विकासवादी सिद्धांत मतलब यह है कि यह मानता है कि राज्य एक विकसित संस्था है, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। और मार्के की बात यह है कि इन 5 सिद्धांतों में से 4 सिद्धांत दैवी उत्पत्ति, शक्ति, आर्थिक और मातृपितृ सत्तात्मक सिद्धांत, ये चारों भी यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति हुई है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। जबकि सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि राज्य का निर्माण लोगों ने किया, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। इसके पहले कि हम विकासवादी सिद्धांत पर चर्चा करें, थोड़ा सा इन 5 सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त सा विवेचन आपके सामने प्रस्तुत है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का मूल जोड़ धर्म पर है। वह कहता है राज्य ईश्वरकृत है। राजाज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और राजाज्ञा का उल्लंघन पाप है। राजपद का आधार वंशाधिकार है, वंशानुगत होता है। यह पूरा जोर धर्म पर देता है और कहता है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया, ईश्वर की यह प्रतिकृति है। दूसरा सिद्धांत कहता है शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत का यह मानना है कि शक्ति ने राज्य को उत्पन्न किया। प्राचीन भारत में हम सुनते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। पुराने जमाने में राजा स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता था। राजा हमेशा राजा से लड़ता था, मंत्री हमेशा मंत्री से लड़ता था, सेनापति सेनापति से लड़ाई करता था। यदि मान लीजिए 2 राजा आपस में लड़ रहे हैं, एक राजा परास्त हो गया तो भले ही उसकी सेना है, लेकिन फिर भी उस राजा को पराजित मान लिया जाता था। तो शक्ति से राज्य की उत्पत्ति हुई। कैसे? प्राचीन समय में जब राज्य का निर्माण, राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कमजोर व्यक्तियों को अपने ग्रुप में, अपने समूह में मिलाना शुरू किया। शक्ति के बल पर उनका एक समूह बना। इस समूह ने मिलकर के दूसरे लोगों को अपने अधीन करना शुरू किया। इस प्रकार से आगे चल करके वह शक्तिशाली व्यक्ति राजा बना और वहां पर जो जितने समूह में उसके व्यक्ति थे, ये सब उसकी प्रजा बने। यह है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। शक्ति का मूल तत्व, शक्ति सिद्धांत का मूल तत्व शक्ति पर है। तीसरा है आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांत अर्थ, संपत्ति। प्राचीन समय में जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो व्यक्ति ने एक स्थान को घेर लिया, कहा ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है। दूसरे ने दूसरे स्थान को घेर लिया, कहा ये मेरा है। ये शक्तिशाली व्यक्ति उस भूमि पर कमजोर लोगों से काम लेने लगे और इस प्रकार से वह संपत्तिशाली व्यक्ति आगे चल करके राजा बना और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई। चौथा मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत का मतलब है कि ऐसे भी कुछ परिवार दुनिया में देखे जाते हैं जहां पर परिवार का नाम माता से चलता है। मां परिवार की मुखिया होती है। तो जिस परिवार की वंशावली माता के नाम से चलती है उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और जहां पर पिता के नाम से पूरा परिवार चलता है, गोत्र चलता है, उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। भारत में भी ऐसे कई परिवार हैं दक्षिण भारत में जहां पर परिवार की मुखिया मां होती है। तो यह है मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक सिद्धांत। जैसे एक परिवार में माता पिता हैं, उनकी संतानें हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, परिवार का विकास होने लगा, परिवार में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार से आगे चलकर परिवार जन बनता है,
जब बढ़ जाता है तब उसको कबीला कहते हैं, और कबीला से फिर और ऊपर की स्थिति गोत्र की होती है। मतलब परिवार में एक ही वंश के लोग निवास करते हैं, और यही परिवार का मुखिया आगे चल करके राजा बनता है और राज्य की उत्पत्ति होती है। पांचवा सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधुनिक युग में जो 3 समर्थक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों के विचारों में आगे चल करके कुछ अंतर देखने को मिलता है, लेकिन समग्र रूप में तीनों विचारक यह मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी इसके बारे में तीनों विचारकों के बीच मतभेद है, अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ये मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था थी, और जब प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन दूभर हो गया, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया, तब लोगों ने मिलकर के समझौता किया, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। ये राज्य की उत्पत्ति के 5 सिद्धांत हैं। अब जरा देखें इन 5 सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। 5 सिद्धांत का मूल तत्व, दैव उत्पत्ति सिद्धांत का मूल तत्व है धर्म, शक्ति सिद्धांत का मूल तत्व है शक्ति, आर्थिक सिद्धांत का मूल तत्व है अर्थ, मातृ और पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मूल तत्व है रक्त संबंध, परिवार का मूल आधार रक्त संबंध होता है, और सामाजिक समझौता का मूल तत्व है चेतना। लेकिन इससे होता क्या है, धर्म से आज्ञा पालन की भावना आती है। जैसे हम व्रत रहते हैं, व्रत के दिन हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, ज्यादा हुआ चाय पी लेते हैं, लेकिन व्रत के अंतर्गत व्रत रहते हुए हम कुछ नहीं खाते, क्यों? उससे पाप लगता है। यदि हम घर में अकेले हैं, हमारे सामने प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री भी हो, तो भी हम उसको नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि यदि हमने खा लिया व्रत के दिन तो हमको पाप लगता है। मतलब यह हुआ कि धर्म व्यक्ति में आज्ञा पालन की भावना लाता है। दूसरा शक्ति से अनुशासन की स्थापना होती है। क्लास है, प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर का आने के पहले बच्चे आपस में खूब तू मैं इनके भी कीलपन चलते रहता है, आपस में विवाद होते रहता है, हा ही हो चलते रहता है, और जैसे उनको आभास होता है कि प्रोफेसर आ रहे हैं, मतलब क्लास में शांति की स्थापना हो जाती है। तो शक्ति अनुशासन लाता है। तीसरा अर्थ जो है सहयोग की भावना में वृद्धि करता है। कैसे? किसान है, गेहूं खा सकता है लेकिन पहन नहीं सकता, जुलाहा है, कपड़ा पहन सकता है लेकिन खा नहीं सकता, तो किसान को कपड़े की आवश्यकता है और जुलाहे को गेहूं की या खाद्यान्न की आवश्यकता है, दोनों के बीच सहयोग होता है। तो अर्थ जो है उनके बीच सहयोग की भावना लाता है। तू इसको ले जा, मैं इसके बदले में तेरे से ये चाहता हूं, तो सहयोग की भावना लाता है। और रक्त संबंध, मातृ पितृ सत्तात्मक सिद्धांत का मूल तत्व रक्त संबंध से एकता की स्थापना होती है। यह एकता परिवार का मूल आधार होती है। देखिए, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा। रामचरितमानस में विभीषण वह व्यक्ति है जो लंका के विध्वंस के लिए रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत इन सब के वध के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन जब भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं तो खुद वह रोता है। क्यों? क्योंकि रावण और विभीषण के बीच रक्त संबंध था। यह रक्त संबंध एकता की भावना लाता है। और सामाजिक समझौता का मूल तत्व है चेतना, जिसे हम राजनीतिक चेतना के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो 5 सिद्धांत हैं, देव उत्पत्ति सिद्धांत कहता है धर्म के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई, शक्ति सिद्धांत कहता है शक्ति के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई, आर्थिक सिद्धांत कहता है कि अर्थ ही राज्य का मूल तत्व है, अर्थ से राज्य की उत्पत्ति हुई, मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं कि राज्य परिवार का ही बड़ा रूप है, परिवार का विशाल रूप है, मतलब परिवार ही मूल तत्व है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि लोगों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। इन 5 सिद्धांतों का मूल जोर एक एक चीज पर है। वस्तु स्थिति क्या है, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है। देखिए, थोड़े से प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सर्कस आया। उस सर्कस में हाथी था। उस गांव में 5 अंधे रहते थे। 5 अंधों की इच्छा हुई हाथी देखें,
तो 5 अंधे हाथी देखने गए। एक अंधे ने हाथी के पेट और पीठ को छुआ, कहा हाथी दीवार की भांति होता है। दूसरे अंधे ने हाथी के पैर को छुआ, उसने कहा हाथी खंभे के समान होता है। तीसरे ने उसके पूंछ को पकड़ा, कहा हाथी रस्सी की भांति होता है। चौथे ने हाथी के सूंड को पकड़ा, कहा हाथी सांप के समान होता है। पांचवें ने उसको कान को पकड़ा, कहा हाथी सूपा के समान होता है। पांचों एक जगह पर एकत्र हुए और आपस में लड़ने लगे। एक ने कहा हाथी दीवार की भांति होता है, दूसरे ने कहा खंबे के समान होता है, तीसरे ने कहा रस्सी के समान होता है, चौथे ने कहा सांप के समान होता है, पांचवें ने कहा कान सूपा के समान होता है। पांचों आपस में तू में करने लगे, विवाद उनके बीच बढ़ने लगा। एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था जिसकी दोनों आंखें थीं। उसने इन पांचों अंधों के विवाद को सुना, उनको उसने चुप कराया। चुप करा करके उसने कहा कि तुम पांचों सही हो, तुम पांचों की बातों में सच्चाई है, लेकिन समस्या यह है कि तुम पांचों की बातों में सच्चाई तो है, लेकिन सच्चाई का केवल 20% है जिसे तुम 100% समझ रहे हो। मतलब हाथी दीवार की भांति नहीं होता, हाथी का पेट और पीठ दीवार की भांति होता है। हाथी खंभे के समान नहीं होता, हाथी के पैर खंभे के समान होते हैं। हाथी रस्सी के समान नहीं होता, हाथी की पूंछ रस्सी के समान होती है। हाथी सांप के समान नहीं होता, हाथी के सूंड सांप के समान होते हैं। और हाथी सूपा नहीं होता, हाथी के कान सूपा के समान होते हैं। तुम पांचों की बातों में 100% सत्यता नहीं है, अपितु केवल 20% सत्यता है। और इन तुम पांचों के 20% सच्चाई को यदि हम मिला देते हैं तो 100% हाथी का निर्माण हो जाता है। यही स्थिति यहां पर भी है। ये जो 5 सिद्धांत हैं, 5 अंधे हैं, और इन पांचों के 20% को यदि हम मिला लेते हैं तो 100% राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। वो कैसे? देखिए, मनुष्यों का समूह है। इस समूह में धर्म आज्ञा पालन का भाव लाता है। समूह में अनुशासन, शक्ति अनुशासन लाता है। अर्थ उनके बीच सहयोग की भावना में वृद्धि करता है। रक्त संबंध उनमें एकता का भाव संचालित करता है। और चेतना उन्हें राज्य के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक राजनीति विज्ञान यह मानता है कि राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ये चारों बाह्य तत्व हैं, जबकि ये 5 उसके आंतरिक तत्व हैं। इन 4 तत्वों को देखिएगा थोड़ा सा। पुलिस के अंतर्गत ये 5 तत्व सम्मिलित हैं। कैसे? POLIS, पुलिस का मतलब राज्य होता है, जिसे नगर राज्य भी कहते हैं। P पॉपुलेशन, जनसंख्या। O ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, सरकार। L लैंड, निश्चित भूभाग। I इंटीग्रेशन या एकता, और S सॉवरेंटी या संप्रभुता। पुलिस में 5 शब्द सम्मिलित हैं, लेकिन ये जो 4 या 5 तत्व हैं, ये राज्य के बाह्य तत्व हैं। ये 5 राज्य के आंतरिक तत्व हैं। जब तक कोई संगठन आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से सशक्त न हो, तब तक संगठन स्थायी नहीं हो सकता। जैसे यदि किसी राज्य में आज्ञा पालन का भाव नहीं है, लोग कानून के प्रति, व्यवस्था के प्रति आज्ञा पालन का भाव नहीं रखते, कानून के प्रति डर उनके मन में नहीं है, राज्य स्थायी नहीं हो सकता, राज्य चल नहीं सकता। यदि राज्य के लोगों में अनुशासन नहीं है, उनमें कोई सहयोग नहीं है, उनमें एकता का भाव ही नहीं है, और फिर उनमें चेतना नाम की चीज नहीं है, तो राज्य कैसे चलेगा? ये 5 तत्व राज्य को आंतरिक रूप से सबल, शक्तिशाली, संगठित और शक्तिशाली बनाते हैं। इन 5 तत्वों का होना किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ये 5 तत्व न हो तो भले ही राज्य के जो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये चारों चीज भले ही हों, लेकिन ये 5 आंतरिक तत्व न हो तो राज्य स्थायी नहीं हो सकता। राज्य का विभाजन जरूर हो जाएगा। यहां पर अरस्तु को कोट किया जा सकता है। वस्तुतः अरस्तु इस सिद्धांत का मूल प्रतिपादक है। अरस्तु ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और वही सिद्धांत आज भी सत्य माना जाता है। उसका यह कहना है कि
राज्य व्यक्ति से शुरू हुआ, व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से गांव बना और गांव से राज्य की उत्पत्ति हुई। ये कैसे देखिएगा, व्यक्ति है, व्यक्ति की आवश्यकता हुई, व्यक्ति में चेतना आई, जैसे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, परिवार की स्थापना हुई, स्त्री पुरुष पति पत्नी का संबंध बना, फिर बच्चे हुए, परिवार और बढ़ा, परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, अनेक परिवारों को मिलने से ग्राम की उत्पत्ति हुई, और जब ग्राम अपने समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो अनेक ग्रामों के सम्मिलन से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह व्यक्ति से शुरू होता है, राज्य में जाकर के समाप्त हो जाता है। इस सिद्धांत का मूल प्रतिपादक अरस्तु है। यहां पर कुछ लोग अरस्तु की आलोचना करते हैं। अरस्तु की आलोचना करते हुए आलोचकों का यह कहना है कि अरस्तु के सामने, अरस्तु के जीवन काल में उसके शिष्य सिकंदर महान ने छोटे छोटे नगर राज्यों को समाप्त करके विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब राज्य के बाद अगला कदम जो है साम्राज्य है। मतलब व्यक्ति से जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, अरस्तु कहता है राज्य में जाकर समाप्त हो गई, जबकि आलोचक कहते हैं राज्य के बाद अगला स्टेप है, अगला कदम है साम्राज्य। आलोचकों का यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य का मूल आधार एकता है। इस पुलिस में एकता की, इंटीग्रिटी की सम्मिलित है। राज्य का मूल आधार एकता है, साम्राज्य में एकता नहीं होती। देखिए इतिहास को हम देखें तो आज तक 50 बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। पवित्र रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, डच साम्राज्य और फ्रेंच साम्राज्य और अनेक प्रकार के रूसी साम्राज्य और जर्मन साम्राज्य, अनेक प्रकार के साम्राज्यों की स्थापना हुई। लेकिन आज तक देखिए कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं हो पाया। उस साम्राज्य में थोड़ी सी भी यदि जैसी ढील मिली, तत्काल वह साम्राज्य भरभरा करके बिखर गया, खत्म हो गया। जिस सोवियत संघ को इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना उसके द्वारा की गई थी, जहां पर साम्यवाद की स्थापना की गई थी, 1985 में गोर्बाचेव ने 2 नारे दिए, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका। थोड़ी सी ढील दिया, थोड़ी सी उदारीकरण किया। परिणाम यह हुआ कि 5 साल के अंदर 1991 में सोवियत संघ का पूरा साम्राज्य ढहा करके खत्म हो गया। यही स्थिति दुनिया भर के समस्त साम्राज्यों में देखने को मिलती है। मतलब साम्राज्य स्थायी नहीं होता, स्थायी होता है राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि पवित्र रोमन साम्राज्य में पूरा यूरोप और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित होता था। यहां पर धर्म का इतना प्रभाव था कि उसको पवित्र रोमन साम्राज्य का नाम दिया गया। लेकिन जब टूटा, क्या हुआ? रोम एक नगर तक सीमित हो गया, एक नगर से विकसित हुआ था और एक नगर तक सीमित होकर के रह गया। मतलब साम्राज्य स्थायी नहीं होता, यह एक अस्थायी होता है। इसलिए राज्य अंतिम स्थिति है, राज्य के बाद और कोई विकास नहीं होता। और राज्य चूंकि व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, इसलिए राज्य सर्वोपरि संस्था मानी जाती है। यह है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। आपको धन्यवाद।